अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद अनोनिमस। आज हम जो पोएम है दोज विंटर संडेज उसके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू थिंक इज रॉबर्ट हेडन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द फादर सेक्रीफाइसेस इन द पोएम। अब इसमें जो आपसे जो चीज़ पूछ रहा है दैट इज कि उसके फादर की जो सेक्रीफाइसेस थी उसके रिगार्डिंग रॉबर्ट हेडन का क्या एटीट्यूड था। तो उसमें आप सबसे पहले यही बताएंगे कि वो जो एटीट्यूड था दैट वाज वन ऑफ डीप रिस्पेक्ट एंड बिलेटेड अप्रिसिएशन। कि रॉबर्ट हेडन जो है अब नाउ ही इज ग्रोन इनटू ए पोएट और इनटू एडल्ट लाइफ। अब उसमें क्या है, एक डीप रिस्पेक्ट आ रही है और बिलेटेड अप्रिसिएशन के एक बाद में की जाने वाली या माने जाने वाली तारीफ या रियलाइजेशन। इसमें क्या है, अब इसमें वो व्यू कर रहा है अपने फादर की सेक्रीफाइसेस को कि वो ब्लू ब्लैक कोल्ड में काम करने जाते थे और उनके जो हैंड्स थे दे वर क्रैक्ड। और ये जो सेक्रीफाइसेस हैं उनकी, दीज वर हीरोइक एक्ट्स ऑफ लव। और लास्ट में पोइट जो है वो इस पोएम के थ्रू रिकग्नाइज कर रहा है प्रोफाउंड और सेल्फलेस फॉर्म ऑफ केयर जो कि उसके फादर ने उसे प्रोवाइड की। Going on to the next question, how does a speaker's viewpoint change from childhood to adulthood? सबसे पहले जो इसमें आपसे चीज़ पूछी गई है वो व्यू पॉइंट का पूछा गया कि उसकी थिंकिंग कैसे चेंज हुई चाइल्डहुड से एडल्टहुड में पोइट की। नेक्स्ट, स्पोर्ट योर आंसर्स विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब जब यहाँ पे आपसे उसने एविडेंस मांगे हैं तो इट मीन्स कि हमें पोएम में से कुछ लाइंस को कोट करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उसके व्यू पॉइंट पे बात करते हैं कि इन चाइल्डहुड द स्पीकर वॉज फेयरफुल एंड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि उसे परवाह ही नहीं थी या उसका जो बिहेवियर था वो कोल्ड था टूवर्ड हिज फादर्स। अब इसमें क्या है, जो पोइट है वो अपने फादर के वर्क को फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बगैर वैल्यू या बगैर कीमत के कंसीडर करना। कि अभी अगर माँ बाप हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या आपके फ्यूचर के बारे में वरीड हैं, तो आप उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते। यू फील लाइक कि ये तो इनकी ड्यूटी है हमें खाना प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना या हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करना। बट वंस इफ वन ऑफ देम और इवन द टू ऑफ देम आर गॉन, अगर वो चले जाते हैं, देन यू रियलाइज हाउ हार्श एंड कोल्ड एंड ब्रूटल इज दिस वर्ड। कि अगर आप बाहर जाके रोड पे किसी एक बंदे को जाके बोलते हैं कि आई वॉन्ट दिस थिंग और ये मुझे चाहिए और आप जिद करते हैं उसके सामने, तो आई नो दैट पर्सन वुड स्लैप यू और इवन डू समथिंग हार्श टूवर्ड्स यू, जिससे आपको रियलाइजेशन होती है दैट व्हाट माय फादर एंड मदर यूज्ड टू डू वाज ए sacrifice और was a लव, अनकंडीशनल लव। अब इन्हीं चीज़ों को जो है चाइल्डहुड में फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि उन्हें कंसिडर ही नहीं कर रहा, वैल्यू ही नहीं दे रहा। बट इन एडल्टहुड अब वो व्यू पॉइंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब उस व्यू पॉइंट में क्या चीज़ आ रही है, रिग्रेटफुल अंडरस्टैंडिंग है। और वो रिग्रेटफुल अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की है, ऑफ हिज ओन बिहेवियर। कि मेरा अपना बिहेवियर अपने फादर के टूवर्ड्स ठीक नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो एविडेंस है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का कि आप एविडेंस प्रोवाइड करें, दैट इज व्हाट डिड आई नो, व्हाट डिड आई नो। अब ये जो उसने रिपीटिशन की है पोएट ने, वो इससे एम्फसाइज करना चाह रहा है कि उसे रिग्रेट है अपने बिहेवियर पे या अपने व्यू पॉइंट पे। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अब पोएट क्या कर रहा है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है ऑस्टियर एंड लोनली ड्यूटी ऑफ लव जो कि उसके फादर क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। और वो ये भी चीज़ एक्नॉलेज कर रहा है दैट ही वाज टू यंग to perceive or understand the sacrifices of his father. Going on to the third question, do you think the poet is critical of his younger self? क्या आपको लगता है कि जो शायर है वो क्रिटिकल है, क्या वो सोच रहा है, अपने ऊपर भी तनकीद कर रहा है या अपने बिहेवियर को भी अंडर कंसिडरेशन ला रहा है। देन सेकंड में आपसे पूछा है वाई और वाई नॉट। मतलब आप जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसके लिए वो आपसे जस्टिफिकेशन भी मांग रहा है। तो इसमें सिर्फ आप आंसर नहीं देंगे बट यू हैव टू बैक योर आर्गुमेंट
with your own suggestions or with evidence। अब उसमें क्या है, आप क्या बताते हैं? yes the poet is critical of his younger self। शायर क्रिटिकल है या वो तनकीद कर रहा है या सोच रहा है किस चीज़ पे? अपनी यंगर सेल्फ पे। अब उसमें क्या है, अपनी यंगर सेल्फ को वो क्या कहता है कि जब वो इनडिफरेंटली बात करता था, किससे बात करता था? टू ए मैन हु हैड ड्रिवन आउट द कोल्ड एंड पॉलिश हिज शूज। कि भी मैं उस इंसान से गुस्से से या नाराज होके बात करता था जिसकी वजह से मेरे घर में ठंड नहीं थी, या जिसकी वजह से मुझे वो हार्श वेदर कंडीशंस फेस नहीं करनी पड़ती थी, या उस इंसान के जो मेरे जूते पॉलिश करता था। इससे बेसिकली राइटर क्या बताना चाह रहा है कि उसका इनग्रेटिट्यूड, नाशुक्री जो थी उसकी टुवर्ड हिज फादर। अब ये क्या है, ये एक मॉर्नफुल टोन है कि जिसमें वो क्या कर रहा है, अपने मलामत कर रहा है, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैं उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा जिस चीज़ ने मुझे बचाया या मुझे बड़ा किया। अब उसकी वजह से उसमें क्या आ रही है, सेंस ऑफ शेम आ रही है। किस चीज़ की शेम है? कि उसने अपने फादर के लव और सेक्रीफाइसेस को कंसीडर या उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अगर हम इस पूरी पोएम को भी कंसीडर करें कि बहुत बाद में जाके पोइट ओपनली इस चीज़ को लिख रहा है या एक्नॉलेज कर रहा है, तो इट मीन्स कि पोइट जो है वो क्रिटिकल है। और क्रिटिकल किस चीज़ का है? अपने चाइल्डहुड और अपने एडल्टहुड या अपनी एडल्ट लाइफ में कंपैरिजन कर रहा है, और उसमें वो कंसीडर कर रहा है अपनी मिस्टेक्स को। Going on to the fourth question, how does Robert Hayden uses imagery and symbolism to convey complex emotions in the poem? अब इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें 5 सेंसेस यूज करके ऑथर जो है वो रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है। दैन सिंबोलिज्म जो है ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम जो वर्ड है हम उसका हिडन मीनिंग या कल्चरल मीनिंग जो है हम वो कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डव है तो डव इन इट्स डिक्शनरी मीनिंग या डेनोटेटिव मीनिंग में वो एक बर्ड है, बट इफ यू गो टूवर्ड्स अ कॉनोटेटिव मीनिंग जो कि सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है, डव एज ए सिंबल ऑफ पीस। तो अब यहाँ पे रॉबर्ट हेडन की पोएम में इमेजरी और सिंबलिज्म कहाँ यूज हुआ है और कैसे उसने कम्प्लेक्स इमोशंस को शो किया है, उसमें सबसे पहले जो इमेजरी है वो थर्मल इमेजरी है। और थर्मल इमेजरी में भी क्या है, एक तरफ फायर है, वार्मथ है इनसाइड द हाउस, और दूसरी तरफ ब्लू ब्लैक कोल्ड है, स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग कोल्ड है जो कि आउटसाइड और हार्श इन्वायरमेंट है। अब ये जो इन्वायरमेंट है ये सिंबलाइज किस चीज़ को कर रहा है? फादर के रोल को। कि जो फादर का रोल था वो क्या था? इज वॉज अ सोर्स ऑफ ब्लेजिंग वार्म। कि उसकी फादर की जो प्रेजेंस थी वो एक वार्म थी उसके लिए। कहाँ? इन ए ब्लू ब्लैक कोल्ड, एक दुनिया के हार्श इन्वायरमेंट में। देन क्रैक्ड हैंड्स जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? वैसे ये विजुअल इमेजरी है जो कि फिजिकल टॉल के बारे में बताती है या हार्शनेस के बारे में बताती है। लेकिन अगर हम इसे सिंबॉलिकली देखें कि इसमें हिडन मीनिंग क्या है, दैट इज अ फिजिकल कॉस्ट ऑफ द ड्यूटी। कि जो सेक्रीफाइसेस या जो कॉस्ट पे कर रहे थे उसके फादर अपने बेटे को एक वार्म और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखने की। पॉलिश्ड द शूज, अब ये देन अगेन सिंबॉलिक है। किस चीज़ के सिंबॉलिक है? कि एक नॉर्मल एक्ट नहीं था, बट दिस वाज एन एक्ट ऑफ लव। और ये एक्ट ऑफ लव क्या था? ये एक होप था फॉर हिज सन्स फ्यूचर। कि वो जो फादर हैं वो अपने बेटे के लिए कंफर्ट क्रिएट करना चाह रहे थे। अब ये जो इमेजेस हैं, इमेजरी है या ये जो सिंबलिज्म है, ये बेसिकली कन्वे कर रहा है कम्प्लेक्स इमोशन ऑफ लव, मोहब्बत का, दैट इज फेल्ट थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स। जो कि उसके फादर क्या कर रहे थे? अपने एक्शन से शो कर रहे थे, अपने वर्ड से शो नहीं कर रहे थे। एंड द पोएट वाज टू यंग एंड टू नाइव टू अंडरस्टैंड। पोएट जो था वो बहुत बेवकूफ़ था या बच्चा था, या उस टाइम पे वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। गोइंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, find an example of personification in the poem and explain its effect. Personification again एक literary device है जिसमें हम human qualities दे देते हैं
एक नॉन ह्यूमन थिंग को। अब इसमें अगेन पर्सोनिफिकेशन जो यूज हुई है वो है द क्रॉनिक एंगर्स ऑफ दैट हाउस, कि उस घर के जो गुस्सा था उस घर में, या उस घर के अंदर जो चीखो पुकार थी, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब उससे शो क्या करना चाह रहा है पोएट, कि उनके घर का जो माहौल था वो क्या था, कांस्टेंट स्ट्रेस और टेंशन वाला था। अब इससे क्या चीज़ क्रिएट हो रही है, ये फैक्ट क्या आ रहा है इस पर्सोनिफिकेशन से, कि एक एटमॉस्फेयर ऑफ इमोशनल कोल्डनेस था किसके दरमियान, बिटवीन द फादर एंड द सन। चाहे उसके फादर जो हैं वो बाहर के हार्श इन्वायरमेंट को या बाहर की सख्ती को उसकी लाइफ में से रिमूव कर रहे थे, बट स्टिल देयर वाज इमोशनल कोल्डनेस और स्ट्रेन बिटवीन ए फादर एंड द सन इन दैट हाउस, के घर का वो जो माहौल था वो सख्त था। या अभी भी हम देखें मोस्टली फैमिलीज में इस किस्म का ही इन्वायरमेंट होता है, जहाँ जो फादर हैं वो एक रोल प्रोवाइड करते हैं ब्रेड विनर का, एंड एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का घर में उनका एक रोल होता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा भी करते हैं, और उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसे फील होता है कि घर का एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रेसफुल है। गोइंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई इज द पोएम रिटन इन फ्री वर्स। अब फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स ऐसी एक पोएट्री होती है जिसमें राइम स्कीम या मीटर या म्यूजिकलिटी को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें जो आइडियाज़ होते हैं वो फ्रीली फ्लो करते हैं, कि जो आप सोच रहे हैं आप उसी तरह से चीज़ें बताते जा रहे हैं। अब सेकंड आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ डज दिस इनहांस इट्स मीनिंग, कि इस पोएम को फ्री वर्स में लिखने से इसका मीनिंग कैसे इनहांस हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि फ्री वर्स में इस पोएम को लिखने से क्या चीज़ मिरर हो रही है या क्या चीज़ शो हो रही है, नेचुरल कन्वर्सेशनल फ्लो शो हो रहा है। किस चीज़ का? ऑफ मेमोरी का। और वो मेमोरी किसकी है? पोइट की। अब इसमें कोई रिजिड टाइम स्कीम नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि पोएम भी जस्ट लाइक हिज फादर्स लव ऑस्टेयर है, अनपॉलिश्ड है, जिस तरह के उसके फादर की लाइफ और उसका लव था टूवर्ड हिज सन। अब मीनिंग किस तरह से इन्हांस हो रहा है इस पोएम का। अब इसका जो फ्री वर्स का स्ट्रक्चर है ये अलाउ करता है पोएम को टू बेयर द इमोशनल वेट, कि वो जो एक रॉ इमोशंस हैं या जो एक कन्फेशन कर रहा है पोएट, उस चीज़ के वेट को एक फ्री वर्स ही क्या कर रही है, बेयर कर रही है। अगर इसमें राइमिंग स्कीम होती या इसमें मीटर होता तो ऐसे लगता है कि ये एक आर्टिफिशियल पोएम लिखी गई है, जो ज़्यादा जिसका पर्पस म्यूजिकलिटी है, राइम है, ना कि द मैसेज। तो इसमें मैसेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से ये पोएम जो है ये स्टैंड आउट होती है और एक कन्फेशनल पोएम के तौर के ऊपर हमारे सामने आती है। गोइंग ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दोज विंटर संडेज। सबसे पहले तो आपसे टाइटल की सिग्निफिकेंस पूछ रहा है कि क्या अहमियत है, दोज विंटर संडेज क्यों लिखा उसने। सेकंड, व्हाई डज द पोएट यूज द प्लूरल फॉर्म संडेज, तो पोएट ने संडेज क्यों यूज किया, संडे क्यों नहीं लिख सकता था। अब सबसे पहले तो इसमें यही है कि जो टाइटल है वो बेसिकली क्या चीज़ शो कर रहा है, फादर सेक्रीफाइस। और वो जो सेक्रीफाइसेस हैं वो एक वन टाइम इवेंट नहीं है, बट एक कंसिस्टेंट रूटीन, जो कि क्या है, एक कंटिन्यूस रूटीन है कि हर संडे उन्हें जाना पड़ता है। द प्लूरल संडेज एम्फोसाइज, अब वो किस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, सेल्फलेस नेचर है और डेडिकेशन है किसकी, फादर की, टूवर्ड हिज सन। अब उसमें क्या है कि वो जो फादर है वो अपना एक दिन जो रेस्ट का है, इवन उसे भी वो क्या कर रहा है, कुर्बान कर रहा है। क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर एंड क्लॉथ फॉर हिज सन, कि वो अपने बेटे को खाना प्रोवाइड करे, छत प्रोवाइड करे और कपड़े प्रोवाइड करे। तो ओवरऑल इसमें क्या है, इस टाइटल की सिग्निफिकेंस, ये द फादर्स लव एंड सेक्रीफाइस फॉर हिज सन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर यूज द टर्म ब्लू ब्लैक कोल्ड टू डिस्क्राइब द विंटर मॉर्निंग, कि क्यों जो पोएट है वो ब्लू ब्लैक कोल्ड वर्ड यूज कर रहा है विंटर को या विंटर की मॉर्निंग को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले यही है कि ये विजुअल इमेजरी है,
और ये जिस चीज़ को शो करती है, ये जो रिप्रेजेंट करती है वो ये है कि वो ब्लू ब्लैक कोल्ड जो था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कि एक फिजिकल ब्रूज या इंजरी, कि जब किसी को कोई चोट लगे या एक्सट्रीम किस्म की कोई इंजरी हो तो नील पड़ जाता है जिस्म पे। तो अब उस किस्म की सर्दी थी, और वो सुबह का टाइम, सर्दियों में वैसे ही जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही हार्श होता है, और वो जो हवा होती है उससे जब हाथ बाहर हों या एक्सपोज हों टूवर्ड द कोल्ड, तो उससे हाथ फट जाते हैं या क्रैक आ जाते हैं हाथों में, तो इंजरीज हो जाती हैं। अब उस इंजरी को शो करने के लिए जो पोएट है वो ब्लू ब्लैक कोल्ड टर्म यूज कर रहा है, और इनडायरेक्टली वो बताना चाह रहा है कि उसके फादर किस लेवल तक सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने बेटे के लिए या उस पोएट के लिए। द कलर ब्लू ब्लैक आर एसोसिएटेड विद डार्कनेस एंड इंजरी। अब ब्लू ब्लैक हमेशा वही नील पड़ जाना, ये डार्कनेस और इंजरी को रेफर करते हैं, लेकिन इस पोएम में ये बेसिकली फादर की फिजिकल सफरिंग्स को शो कर रहे हैं फॉर हिज सन। तो ये ओवरऑल पोएम जो है ये एक सन के कन्फेशंस हैं रिगार्डिंग हिज फादर, जिसे वो कंसिडर नहीं कर सका और उसके फादर चले गए। देन उसे उन चीज़ों का एहसास हुआ या रियलाइजेशन हुई कि मेरे जो फादर थे वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानी करते थे। मूविंग ऑन टू द एंड, ये एक कॉर्मैक मकार्थी हैं, एक ऑथर हैं, इनका नावल है द रोड। उसमें एक फादर सन की जर्नी है, तो वहाँ से एक कोटेशन है, माई फादर promised मी दैट ही वुड नेवर लीव मी एंड ही नेवर डिड। तो यहाँ पे कॉर्मैक मैकार्थी जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो वालिद है या जो वालिद ने सिखाया है, जो टाइम स्पेंड किया है अपने बेटे के साथ, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी से या आपकी मेमोरी से या आपके दिल से नहीं जाता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और यही जो फीलिंग है, ये यही जो इमोशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग लव है टूवर्ड्स अ फादर, इसी ने ही रॉबर्ट हेडन को मजबूर किया दैट ही रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल और कन्फेशनल पोएट्री रिगार्डिंग हिज लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स हिज फादर, जो कि वो उनकी लाइफ में शो नहीं कर सके, बट इन द एंड ही हैड expressed it। और आपके लिए इस कोर्स में इसे क्यों रखा गया है? टू टीच यू गाइस that you should also acknowledge and give significance to the sacrifices of your parents and their hard work or hardships that they take for you guys. Thank you from my side.